अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके कुछ बिहेवियर्स को देखकर दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आज तक पूरी तरह जवाब नहीं दे पाए हैं, तो शायद आपको यकीन न हो, बट एक ऐसा पक्षी है जो किसी की भी आवाज निकाल सकता है, तो एक ऐसा हाथी जो अपने साथी की मौत के कई साल बाद भी उसी जगह लौटता हुआ देखा गया है। देखो, नेचर को जितना हम समझ चुके हैं उससे कहीं ज्यादा हिस्सा आज भी रहस्य बना हुआ है। हर साल हजारों रिसर्चर्स जंगलों, महासागरों और बर्फीले इलाकों में नई खोज करते हैं। कई सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं, लेकिन कुछ बिहेवियर्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर आज भी रिसर्चर्स सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, पूरी सर्टेनिटी के साथ एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बिहेवियर्स को समझेंगे जहां फैक्ट्स होंगे, साइंस होगा और कुछ ऐसे सवाल भी जिनका जवाब शायद आने वाले सालों में भी मिल जाए। नंबर 5, लायर बर्ड मिमिक्री। ऑस्ट्रेलिया के घने रेन फॉरेस्ट में रहने वाला सुपर्ब लायर बर्ड देखने में शायद एक साधारण पक्षी लगे, लेकिन जैसे ही यह अपनी आवाज निकालना शुरू करता है, पूरा जंगल मानो एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बन जाता है, क्योंकि यह सिर्फ दूसरे पक्षियों की आवाज की नकल नहीं करता, बल्कि कैमरा शटर, चेनसॉ, कार अलार्म, यहाँ तक कि इंसानों की बनाई कई मशीनों की भी आवाज सटीकता से दोहरा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ऐसा कर कैसे लेता है? इसका राज इसकी सायरिंग्स में छिपा है। सायरिंग्स पक्षियों का वोकल ऑर्गन होता है जो इंसानों के वॉइस बॉक्स से अलग होता है। लायर बर्ड की सायरिंग्स बेहद डेवलप्ड होती है, जिससे इसके आसपास की मांसपेशियां हवा के बहाव को बहुत बारीकी से कंट्रोल करती हैं। इसी वजह से यह एक ही समय में अलग अलग पिच, टोन और रिदम बना सकता है। लेकिन सिर्फ आवाज निकाल लेना ही इसकी खासियत नहीं है। सबसे पहले यह अपने आसपास की आवाजों को लंबे समय तक ध्यान से सुनता है, फिर बार बार प्रैक्टिस करके उन्हें अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। धीरे धीरे उसकी कॉपी इतनी सटीक हो जाती है कि कई बार इंसान भी असली और नकली आवाज में फर्क नहीं कर पाते। साइंटिस्ट्स का मानना है कि मेल लायर बर्ड इस यूनिक टैलेंट का इस्तेमाल मोस्टली फीमेल बर्ड्स को इम्प्रेस करने के लिए करता है। आज भी साइंटिस्ट्स ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लायर बर्ड आखिर तय कैसे करता है कि कौन सी आवाज याद रखनी है और कौन सी छोड़ देनी है। नंबर 4, एलिफेंट मॉर्निंग मिस्ट्री। आपने हमेशा देखा है कि एलिफेंट्स मोस्टली फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं। इनका पूरा हर्ड अक्सर एक अनुभवी फीमेल यानी मैट्रियार्क लीड करती है। यही उन्हें पानी तक ले जाती है, खतरे पहचानती है और कई सालों का अनुभव अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है। लेकिन रिसर्चर्स ने कई बार एक ऐसी चीज नोटिस किया है जिसने सबको चौंका दिया। देखो, जब किसी हर्ड का एक एलिफेंट मर जाता है तो बाकी एलिफेंट्स अक्सर वहां से तुरंत नहीं जाते। कई बार वे उसके शरीर के आसपास लंबे समय तक शांत खड़े रहते हैं। कुछ उसकी हड्डियों या खोपड़ी को अपनी सूंड से बहुत धीरे धीरे छूते हैं, कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहते हैं और फिर धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। ये सिर्फ एक बार नहीं देखा गया। अफ्रीका और एशिया दोनों जगहों पर वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स ने ऐसे कई ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए हैं। कुछ मामलों में तो हर्ड महीनों या सालों बाद उसी जगह दोबारा लौटता भी देखा गया है। यही बिहेवियर साइंटिस्ट्स के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया कि क्या एलिफेंट्स सचमुच अपने साथी को पहचानते हैं? क्या उन्हें उसकी याद रहती है या फिर वे सिर्फ किसी अनजान गंध या हड्डियों की ओर अट्रैक्ट होते हैं? आज तक इसका कोई सटीक जवाब नहीं है, लेकिन कई साइंटिस्ट्स मानते हैं कि एलिफेंट्स के पास असाधारण मेमोरी होती है। वे अपने फैमिली मेंबर्स को कई सालों तक पहचान सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि डेथ एलिफेंट के आसपास उनका रुकना केवल सोशल बॉन्ड का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस इतने अलग रहे हैं कि आज भी रिसर्च जारी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, साइंटिस्ट्स आज भी ब्रेन स्कैन्स, हार्मोन स्टडीज और लॉन्ग टर्म फील्ड रिसर्च की मदद से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एलिफेंट्स वास्तव में ग्रीफ यानी शोक जैसी भावना महसूस करते हैं या फिर ये सिर्फ आंखों का धोखा है। लेकिन एक बात जरूर साफ है, जितना ज्यादा रिसर्चर्स एलिफेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही उन्हें एहसास होता है कि इनकी सोशल लाइफ हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है। नंबर 3, द मिस्ट्री ऑफ मास व्हेल स्ट्रैंडिंग्स। अगर आपने कभी न्यूज या डॉक्यूमेंट्री में सैकड़ों टन वजन वाली व्हेल को समुद्र किनारे फंसा हुआ देखा हो, तो शायद आपके मन में भी यही सवाल आया होगा कि आखिर ये इतनी बड़ी और समझदार मरीन मैमल्स खुद किनारे क्यों आ जाती हैं? क्योंकि एक बार जब कोई बड़ी व्हेल उथले पानी में पहुंच जाती है तो उसका वापस गहरे समुद्र में लौटना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से दुनिया भर में रेस्क्यू टीम्स कई बार घंटों या दिनों तक उन्हें वापस समुद्र में ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल ये है कि ये किनारे आती ही क्यों है? देखो, साइंटिस्ट्स पिछले कई दशकों से इस बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग घटनाओं का अध्ययन किया, सैटेलाइट डेटा देखा, ओशन मैप्स बनाए, व्हेल के शरीर की जांच की, लेकिन आज भी हर घटना का एक जैसा जवाब नहीं मिला है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि व्हेल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल नेविगेशन के लिए कर सकती है। अगर किसी इलाके में मैग्नेटिक पैटर्न बदल जाए तो संभव है कि वे रास्ता भटक जाए, लेकिन यह थ्योरी हर घटना को नहीं समझा पाती। दूसरी थ्योरी कहती है कुछ व्हेल बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड
पॉन्ड्स में रहती हैं। अगर हर्ड की एक बीमार या घायल व्हेल उथले पानी की ओर चली जाए तो बाकी भी उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच सकती हैं। कुछ साइंटिस्ट्स अंडर वाटर नॉइज पर भी रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि ये भी हर स्ट्रैंडिंग का कारण साबित नहीं हुआ है। यही वजह है कि आज भी हर नई घटना के बाद रिसर्चर्स फिर से डेटा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग कारण भी हो सकते हैं। नंबर 2, द इनक्रेडिबल मिस्ट्री ऑफ बर्ड माइग्रेशन। हर साल जब मौसम बदलता है तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से करोड़ों पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कुछ बर्फीले इलाकों से गर्म जगहों की ओर उड़ते हैं तो कुछ गर्म क्षेत्रों से वापस उत्तर की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात उनकी दूरी नहीं, उनकी एक्यूरेसी है। देखो, एक छोटा सा पक्षी जिसका वजन शायद एक मोबाइल फोन से भी कम हो, वह हजारों किलोमीटर उड़कर लगभग उसी जंगल या कभी कभी उसी पेड़ के आसपास वापस पहुंच जाता है जहां वह पिछले साल आया था, वो भी बिना जीपीएस मैप और बिना किसी इंसानी नेविगेशन सिस्टम के। साइंटिस्ट्स कई वर्षों से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये बर्ड्स रास्ता कैसे ढूंढते हैं। आज हमारे पास कुछ मजबूत संकेत हैं, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। रिसर्च बताती है कि कई माइग्रेटरी बर्ड्स एक साथ कई संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिन में वे सूरज की दिशा से मदद लेते हैं तो रात में कुछ प्रजातियां तारों की स्थिति पहचान सकती हैं। और कई स्टडीज यह भी दिखाती हैं कि कुछ पक्षियों में पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करने की क्षमता हो सकती है। लेकिन मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर साल लाखों युवा पक्षी जो पहली बार माइग्रेशन पर निकलते हैं, वे भी सही दिशा पकड़ लेते हैं। उन्होंने पहले कभी वह रास्ता देखा ही नहीं होता, फिर भी वे हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेते हैं। यह व्यवहार रिसर्चर्स के लिए आज भी बेहद दिलचस्प है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आर्कटिक टर्न। ये छोटा सा समुद्री पक्षी हर साल आर्कटिक से अंटार्कटिका तक दूरी तय करती है और फिर वापस भी लौट आती है। यानी अपनी पूरी सालाना यात्रा में लगभग पूरी पृथ्वी के 2 ध्रुवों के बीच का सफर तय करता है। दूरी इतनी ज्यादा होती है कि अपने जीवन काल में यह पक्षी चांद तक जाने और वापस आने के बराबर कुल दूरी उड़ सकता है। यही कारण है कि बर्ड माइग्रेशन को नेचर की सबसे अद्भुत घटनाओं में गिना जाता है। नंबर 1, होमिंग पिजन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कबूतर हजारों किलोमीटर दूर छोड़ देने के बाद भी अपने घर कैसे वापस पहुंच जाता है? सुनने में यह एक साधारण बात लग सकती है, लेकिन कई दशकों से यही सवाल साइंटिस्ट्स को भी आकर्षित करता आया है। यह है होमिंग पिजन, एक ऐसा पक्षी जिसे इंसानों ने सदियों तक संदेश पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया था। उस समय न ही मोबाइल फोन थे और न ही इंटरनेट था, फिर भी यही पक्षी कई हजार किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय करके अपने घर लौट आता था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसे रास्ता मिलता कैसे है? पहले साइंटिस्ट्स को लगता था कि शायद यह सिर्फ सूरज की दिशा देखकर उड़ता होगा। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनमें कबूतरों को बादलों वाले मौसम में छोड़ा गया। इसके बाद रिसर्चर्स ने सोचा शायद ये पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करते होंगे, जिससे ये अपना रास्ता पहचान लेते हैं। दूसरी रिसर्च बताती है कि वे सूरज की पोजीशन, पहाड़, नदियां, सड़कों के पैटर्न, यहाँ तक कि आसपास की गंध जैसी कई चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हो सकता है कि होमिंग पिजन किसी एक नेविगेशन सिस्टम पर नहीं, बल्कि कई नेचुरल सिग्नल्स को एक साथ पढ़ता हो। लेकिन जब साइंटिस्ट ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थितियों में इन्हें छोड़ा तो हर बार इनके बिहेवियर में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिला। यानी अभी भी रिसर्चर्स ये पूरी तरह नहीं कह सकते कि इनकी सबसे इंपॉर्टेंट नेविगेशन टेक्निक कौन सी है। और शायद यही नेचर की सबसे खूबसूरत बात है कि जितना हम इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं, उतने ही नए सवाल हमारे सामने आ जाते हैं। एक लायरे बर्ड जो ऐसी आवाजें निकाल सकता है जिन पर यकीन करना मुश्किल है। एक एलिफेंट जिसका अपने साथियों के प्रति व्यवहार आज भी रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर करता है। क्या आपको इन मिस्ट्रीज के बारे में पता था? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।